हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, जहां तक आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन इस टाइम आपका टेस्ट सीरीज चलता है और आप जुड़े हुए हैं अभी संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ अब चलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की दुनिया में ले चलते हैं और आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन जो टेस्ट यहाँ पे चलाया जाता है उसका 50 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और आप लोग इस पर अपना आंसर करते हैं। तो मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं इनका, और कुछ बच्चे गलत भी आंसर लगा चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था और क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है मेरे साथी कि अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है मेरे दोस्त। तो ये ऑप्शन जो था इसका ए बिल्कुल सही जवाब था, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। चलिए, इसका आंसर बहुत लोगों का सही भी था। चलते हैं आज की अब टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी। अब देखना है कि आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे और देखना है क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आज का है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्त, लंबवत दिशा में, संचरण की दिशा में, कंपन के एक करते हैं, समानांतर दिशा से संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, या वृत्त में गति करते हैं, या दीर्घ वृत्त में गति करते हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग और टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ और संभव एक्सप्रेस में पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे सही होगा ए, लंबवत दिशा में, संचरण की दिशा में कंपन एक करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ और हमारा रुख हो गया है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस तरह आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे साथी, निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। सत्य कह रहा है, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। या शून्य नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है या शून्य नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है या तब की गई दूरी से कम या उसके, यहाँ तय होगा मेरे साथी, यहाँ तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला कहता है या कभी भी तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। अगला है या तय की गई दूरी से अधिक होता है। चार ऑप्शन आप लोगों ने देखा और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त, है ना। यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। गेंद का मार्ग क्या होगा। गेंद का मार्ग क्या होगा, समझ जाइएगा। एक सीधी रेखा में, एक परवलयाकार में, या एक वृत्ताकार में, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या हो सकता है समझिए, आप आंसर लगा लिए होंगे। चलिए, तो किसका आंसर जो होगा मेरे साथी, एक परवलया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फटाक फटाक चलते हैं। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस और ये जो है बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है मेरे साथी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हैं। देखना है यहाँ पे, अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी, चेतन भगत या किरण देसाई। क्या हो गए, तो इसका आंसर होगा मेरे साथी किरण देसाई। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये रहा स्क्रीन पे। देखना ये है क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन हैं, देख लेंगे। कह रहा है जवाहर फी जवाहिर, तारिक ए फिरोज, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, या शाही खजैन उल फुतुह। कौन हो सकते हैं मेरे साथी, जिसका सटीक और सही जवाब होगा। आप एक तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कभी कभी तो पूछ लेता है कि तारिक ए मुबारक शाही, है ना। तारिक ए मुबारक शाही जो है वो किस भाषा में, तो उसको याद रखिएगा फारसी में। मुगल भाषा था भाई, दरबारी। अब यहाँ पे देखना है इसका जो है लेखक होंगे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। चलिए साथी, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी।
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने ये बात रखी थी? बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। क्या हो सकते हैं मेरे साथी? दिमाग लगाइए और यहां से क्वेश्चन पकड़ा सकता है। 1905 कह रहा है, तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर बी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्या है? बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा। अंतिम उपधारा याद रखना है 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक विभाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान के तहत मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था, ये पूछ रहा है। अनुच्छेद 48 के 32 ए, 11 का ए, 21 का ए। क्या कह रहा है? तो याद रखेंगे, यहाँ से पता चल जा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ, ऑप्शन इसका होगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 8वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए आप जो हैं देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, जुड़े हुए हैं आप हमारे प्यारा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब। कॉम्पिटिटिव क्लब में जो है प्रत्येक दिन इस टाइम में मेरे दोस्त 8 PM में इसी तरह का सरसरी निगाहें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके 4 ऑप्शन होंगे। आपको लगाना है कौन सा आंसर सटीक और सही होता है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत की कहता है में प्रभावित किए जाते हैं। कौन से निधि से प्रभावित किए जाते हैं? संचित निधि, आकस्मिकता निधि, प्राक्कलन निधि या लोक लेखा कोष से? कहां से हो सकता है? आप जानते होंगे बड़े बड़े जितने भी पोस्ट पे अधिकारी बैठे हैं उनका जितना भी महामहिम का जो होता है उनका वेतन भत्ता सब जो निकल के आता है वो आता है आपका संचित निधि से मेरे साथी। चलिए तो 8 का नंबर क्वेश्चन ए बिल्कुल इसका ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका आज का ये 9वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है? देखिए क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है। क्या होता है? नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, विधानमंडल के लिए या राज्य के लिए? किसके लिए? आप दिमाग लगाइए। तो भैया यहाँ होगा आपका ये नागरिकों के लिए। किसके लिए होगा? नागरिकों के लिए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है वो स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। कौन सा लोक नृत्य, लोक नृत्य पूछ रहा है, देवी दुर्गा महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? देखिए आ रहा है दशहरा पर्व, आप समझ गए होंगे क्या हो सकता है? भांगड़ा, डांडिया रास, कालबेलिया, रासलीला। देखिए दिमाग लगाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आंसर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। डांडिया रास इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 10 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखा। 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? अब देखना है इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय में तो 200 होता है जी। कितना होता है? 200 या इससे भी अधिक होगा। ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होता है। हाँ होता है। ये तन अच्छी तरह से A1 अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं। बिल्कुल ये सब सही है जी। पहला आपका ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर आपका ए ही होगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मोरक्को, समझ गए होंगे, यात्री मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो देखिए बहुत बार बार क्वेश्चन आता होगा, ये तो जहाँ गया होगा इसमें नजर आ रहा होगा आपका सुलेमान अल ताजरी, अब्द अल रज्जाक, कहता है अल मसूदी, इब्न बतूता। बार बार क्वेश्चन आता होगा कि मोरक्को का यात्री था, कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। कौन पूछता जाता है? तो इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है। चलिए तो 12 का क्वेश्चन डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो गया मेरे साथी। अगला क्वेश्चन जो आपका ये रहा, ये स्क्रीन पे क्या कहता है इसको हम लोग देखिए।
कहता है यह एक ऐसी फसल है, कौन भाई, जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के, मैंने खाने के लिए भी और क्या कह रहा है, खाद्यान्न के लिए भी और चारा के रूप में भी किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। देखिए फसल कैसा है, खरीफ है यार, अभी पूछा जाता है हमेशा, तो खरीफ फसल की दुनिया में इसको ले चलता है, जिसे उगाने के लिए कितना सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर से लेकर के 27 सेंटीमीटर के बीच तापमान, और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है, जलोढ़ मिट्टी में भी इसके लिए आवश्यकता है। तो इतना तरह के पॉइंट रखने वाला उपरोक्त कथन देखना है नीचे वाला, किस फसल का वर्णन किया गया है कि जो आपका फसल खरीफ भी हो और 21 से 27 डिग्री उसको बीच के तापमान भी चाहिए, और ये आपका खाद्य फसल भी है, और इसको हम चारा में भी प्रयोग करते हैं। तो बताएंगे क्या चुकंदर है, कॉफी है, बाजरा है या मक्का है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब मक्का होगा। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या कहता है ये क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति, याद रखिए पैरालंपिक समिति के वर्तमान यानी 2025 से ही क्वेश्चन कर रहा है, अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा, देवेंद्र झाझरिया, अभिनव बिंद्रा या नरेंद्र ध्रुव। तो बताएंगे इसका आंसर बिल्कुल भी सही होगा, देवेंद्र झाझरिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं मेरे साथ ही। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ है आपके सामने, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। अटल सेतु, चिनाब पुल, पंबन पुल, भूपेन हजारिका पुल, क्या हो सकता है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा, यहाँ देखिएगा समुद्री पुल पूछ रहा है, इसमें अगर नदी पुल पूछेगा तब आंसर चेंज हो सकता है। ध्यान रखिए अभी ऑप्शन क्या होगा, जो भी आप लोग लगाए होंगे अभी तक गलत लगाए होंगे, गलत लगाए होंगे मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, इसका आंसर बिल्कुल ए सही जवाब, अटल सेतु समुद्री है, और नदी अगर पूछ देगा तो भूपेन हजारिका है, और सबसे ऊंचा पूछेगा तो देखिएगा चिनाब है। अगर तमिलनाडु और रामेश्वरम के बारे में पूछेगा तो पंबन होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करना है आपको, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। और पहुंच गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन है ना पिनल कोड की जगह अब कौन सी संहिता लागू किया है। कहता है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय दंड विधान संहिता, क्या हो सकता है। तो आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड के जगह अब जो लागू होने वाला है वो ये कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। कंप्लीट। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, और ये क्या कह रहा है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कण का वेग नियत होगा, कण का त्वरण नियत होगा, कण की गतिज ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है, कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्या हो सकता है मेरे साथी। तो इसका जो आपका आंसर होगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ क्लियर। हम पहुंचते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के पास। 18 क्वेश्चन जो कह रहा है वो इस तरह है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष समझ रहे होंगे है ना, क्या कहा जाता है, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, मोतियाबिंद या प्रेस बायोपिया, क्या कहा जा सकता है। तो चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, लगा देता हूं टिक। ए इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मायोपिया। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे भाई मेरे। अब देखना है क्या कर रहा है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे। ऑप्शन है 1863, 1875, 1885, 1873। क्या हो सकता है मेरे दोस्त। तो इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा 1875। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन के पास। 21 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है। कौन सी इसमें से जो लिखा गया स्टेटमेंट है, सकल प्राथमिक घाटा, देनदारियां, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज, यहां कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा हमको प्रॉब्लम बुझा रहा है, मैं बताता हूं आपको। सकल प्राथमिक घाटा, देनदारियां
उसके बाद जो होगा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा, यहां होगा इनटू शुद्ध ब्याज। इसी तरह से सकल प्राथमिक घाटा जो होगा बराबर सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज। एक हो सकता है ऑप्शन, थोड़ा थोड़ा मैं दिक्कत है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा, यहां हो जाएगा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारियां। चलिए, सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा डिवाइड शुद्ध ब्याज देनदारियां। क्या हो सकते हैं मेरे साथी, मैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन छूटा हुआ था मैंने साइन को पूरा कर दिया। अगर आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर समझ पाते होंगे तो याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन होता है कि सकल प्राथमिक घाटा देनदारियां, और यह बता रहा है कि सकल राजकोषीय घाटा गुने शुद्ध ब्याज। अगला जो बता रहा है सकल प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो सकता है, सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज। तीसरा है सकल प्राथमिक घाटा बराबर हो सकता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज। बिल्कुल ये आंसर आपका सही होगा। इस तरह का थॉट आपको आना चाहिए और यही आपको आंसर बिल्कुल सी सही है। यही होता है मेरे दोस्त, सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा में से शुद्ध ब्याज को देनदारियां को माइनस किया जाता है, तब आपको जो निकल के आएगा वो सकल प्राथमिक घाटा आएगा। यही क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पर अगर पकड़ होगा तो बनेगा, वरना हम तो बताने के लिए तैयार हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला, या पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य, या किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। तो भैया यहाँ तो बल होगा और थोड़े समय होगा। थोड़े समय तो आपका यहाँ भी है मगर यहाँ कार्य है, इसलिए आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब। 22 नंबर का ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 आपका क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है पर ध्यान देना है। कह रहा है ड्यूस, टेनिस, ब्लू लाइन, बैडमिंटन, फ्री थ्रो, वॉलीबॉल, डक, क्रिकेट। मतलब कुछ इसमें चुनिंदे वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जिसे खेल को आपको अरेंज करना है किस खेल में कौन से शब्द बोले जाते हैं। तो उनके शब्दावली है, खेल एवं शब्दावली से क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है। तो देखिएगा ड्यूस टेनिस से बिल्कुल सही है, ब्लू लाइन बैडमिंटन ये गलत हो जाएगा, इसीलिए कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, आंसर बी बिल्कुल सही होगा। फ्री थ्रो वॉलीबॉल ये सही है, डक जो होगा ये क्रिकेट से होगा। तो आपको ब्लू लाइन जो है ये गलत दे दिया भैया, बैडमिंटन से नहीं होगा। किससे नहीं होगा, तो बैडमिंटन से नहीं होगा। ये जो बैडमिंटन की जगह अगर रहता आपका आइस हॉकी, कौन हॉकी, यहाँ रहता आइस हॉकी, अगर आइस हॉकी होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन दे दिया बैडमिंटन, इसलिए आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास ये रहा, संविधान, उसमें बता दिया गया है कि 86वें संशोधन, जानते हैं आप लोग 2002 द्वारा इस अधिनियम में से किसे संविधान में शामिल किया गया था। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का, या अधिकार रूप में प्राथमिक शिक्षा को, या लोकसभा की सीटों का पुनर्समायोजन, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या हो सकता है, तो देखिएगा 86वां संशोधन अधिनियम तो पहले याद रखिएगा 2002, इसमें जो शामिल किया गया था वो है आपका बी, आंसर बिल्कुल सही जवाब, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। देखिए इसमें दिया है नंबरिंग, पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, उसके हिसाब से आपको सजाना है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है सरल भी हो सकता है, जो ज्यादा पढ़ते हैं उनके लिए सरल हो जाता है, जो कम पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा वर्स्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख लेना है आपको ऑप्शन,
कहता है कि इसको क्रमबद्ध करना है, पहले 2 होगा कि 3 होगा कि 1 होगा, कैसे होगा। तो ध्यान देना है, होम रूल आंदोलन कब हुआ है, तो ये तो आपको जानते हैं 1916 में हुआ है। सूरत विभाजन कितना में हुआ है, तो ये तो 1907 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है, तो ये 18 में हुआ है। मार्ले मिंटो में कितना में हुआ है, तो ये 9 में हुआ है। तो दिमाग लगाइए कि सबसे पहले कौन हुआ है ना। तो देखना है कि सूरत विभाजन यानी 2 पहले होगा, 2 है किसमें पहले, इसमें है, ठीक है, और एक नीचे में भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। अगला देखते हैं, 7 के बाद 9 होगा, 9 में कौन है भाई, तो 7 के बाद एक दे रहा है 4, मार्ले मिंटो। चलिए हो गया, 7 के बाद 9 हो गया, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 16 होगा होम रूल। चलिए 4 के बाद 1 दे रहा है, 4 के बाद 1 किसमें होगा, इसमें होगा, बहुत अच्छा। उसके बाद कर रहा है कौन होगा, तो फिर बच गया एक खेड़ा सत्याग्रह 3 होगा, यानी कि 2 4 1 3। आपका सी बिल्कुल आंसर सही जवाब हो गया। तो देख लेंगे सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। क्वेश्चन बड़ा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे साथी। क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि बहुत बिजी है, अब बहुत कंफ्यूजेबल भी है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने वाला, तब व्यक्ति का नाम पूछा है, तो जान रहे हैं भगत सिंह। तो उस वक्त इनका उम्र क्या था, क्या 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, या 25 साल, या 20 साल से कम, क्या हो सकता है। तो याद रखना है कि इनका जो एज था 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के पास आप आए हैं, और देखते हैं कि ये 27 नंबर क्वेश्चन आपको कहां ले जाता है। तो ये ले जा रहा है यहाँ, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किए थे। चलिए वहां पहुंचा दिया, कहां भाई, जहां से प्रारंभ किए थे, वर्धा, डांडी, सेवाग्राम या सूरत, पकड़िए। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका डांडी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे 28 नंबर का क्वेश्चन ये है साथी, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या भुल्ला भाई देसाई, या के.एम. मुंशी, या जवाहरलाल नेहरू। कौन हो सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना है, कौन होगा इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी भुल्ला भाई देसाई। कौन होगा, भुल्ला भाई देसाई, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो आप ये बताते चलेंगे कि अभी तक आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो चुका है ना। मजा आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन जानकार हमको है, पता है कि कौन सा किसका ऑप्शन या आंसर होगा। अब मैं सटीक मार रहा हूं या नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे भाई मेरे, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस बनाइए, आपको मिलेगा। और दरोगा के एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको टारगेट में हम लेके चल रहे हैं, मिलेगा, श्योर मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए तो सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है सुदर्शन झील का, एक पूछा जाता है निर्माण, एक पूछता है जीर्णोद्वार। क्या पूछता है, जीर्णोद्वार। 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, किसके काल में आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या पूछ लिया गया है, किस शासक के काल में निर्माण पूछ रहा है मेरे दोस्त, बताइए क्या हो सकता है। काफी देर दे दिए आप लोग, समय दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन प्रथम, स्कंदगुप्त या अशोक। यहाँ से 3 व्यक्ति से संबंधित हैं, 3 व्यक्ति संबंधित हैं मेरे दोस्त। मगर यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन शासन काल में पूछना है निर्माण, तो निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य में। चलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। अब क्या कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। नौसेना अभ्यास, क्या नाम पड़ा है, ध्यान देखिएगा, कटलेस एक्सप्रेस। अब आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, यहां पूछा जा रहा है नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। यहां है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया। तो संभव एक्सप्रेस में बताया जाता है आपको कि इसका आंसर हुआ भारत में किया गया। कहां किया गया, भारत में किया गया।
नहीं मेरे दोस्त, भारत में तो नहीं किया गया है जी। संभव एक्सप्रेस अभी इसको आंसर गलती काटता है और ये हुआ है मेरे दोस्त भारत, जापान, सेशेल्स, श्रीलंका। ये सेशेल्स में हुआ है जी। ये अभी जो हुआ है सेशेल्स में हुआ है मेरे दोस्त, कंप्लीट सेशेल्स उसका आंसर लगाना है। नौसेना अभ्यास का एटलस एक्सप्रेस जो 2024 हुआ है मेरे साथी, ये कहाँ हुआ है? ये आपका भारत में नहीं हुआ है, जापान में नहीं हुआ है, श्रीलंका, ये सेशेल्स में हुआ है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया वहां हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में कहां हुआ? चलिए चीन में हुआ, ब्राजील में हुआ, भारत में हुआ, यूएसए में हुआ। 2024 का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव जो हुआ मेरे दोस्त, वो आपका भारत में हुआ है। चलिए आंसर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ऑप्शन भी आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी आपके पास ये आगे बढ़कर। चलिए आगे बढ़कर जो क्वेश्चन आया है वो 32 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के 2024 के अनुसार सही कथन को चुनना है। क्या भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है? हाँ मारेंगे कि अग्रणी है, एक बिल्कुल सही जवाब। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? हाँ बिल्कुल ये भी है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल बात सही हुआ। भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है? हाँ आंध्र प्रदेश है, ये भी बिल्कुल बात सही हुआ, 3 सही हुआ। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में गुजरात का दूसरा स्थान है, बताइए भैया। तो ये आपका गलत स्थान है, ये जो है पॉइंट आपका गलत है, यानी कि ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ध्यान देना है ना। तो ये पॉइंट जो गलत हो गया, तो 1 2 3 है किसी में? हाँ 1 2 3 है मेरे दोस्त, आपका सी बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए 32 हो गया, अब आते हैं हम लोग 33 के पास। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है कि रुद्र को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्य क्या होता है मेरे साथी? कह रहा है कि बड़ा होता है, घटता है, छोटा होता है, क्या होता है? या कोई परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बढ़ना या घटना ऊष्मा प्रदान करने के दर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है मेरे साथी? तो इसका जो आंसर होगा वो है घटता है। क्या है? घटता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन क्लियर हुआ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है साथी, इसको ध्यान से देखना है। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग आने वाली फिटकिरी रासायनिक दृष्टि में क्या होती है? देखना है कि रासायनिक दृष्टि से क्या होती है, ध्यान देना है। जल योजित क्लोराइड, द्विक लवण होते हैं या द्विक सल्फेट होते हैं या एल्युमिनियम के नाइट्रेट होते हैं? क्या हो सकता है मेरे साथी? क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो होगा द्विक लवण होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भी बिल्कुल सही जवाब। अब हम आगे ले चलते हैं आपको टेस्ट सीरीज की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, वो ये देखना है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा गैस का स्थिरीकरण हो सकता है किसके द्वारा? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे साथी बिल्कुल नाइट्रोजन सही आंसर होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपने अभी तक पहुंच पाया और 35 में देखना है कि आपका कितना नंबर अभी तक सही हो पाया है भाई, और अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे साथी। 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतन अवस्था, आपको पता होना चाहिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो देख रहे होंगे, इनके बाद का जो स्थिति रही है मुगल का, वो मुगल का पतन हुआ है। और पतन के बाद कहा जा रहा है कि जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा? अब यहाँ कह रहा है फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इसके बाद पूछ रहा है। क्या कह रहा है मेरे साथी? बाद। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे ही औरंगजेब मरे, है ना, आपको पता होगा कि 1707 में वो मर गए, तो इनके बाद जो बने वो बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद बने आपका जहांदार शाह, और उसके बाद जो आए हैं वही आ गए हैं, याद रखिएगा। अब इन लोग कह रहा किसके बाद, तो इन लोग के बाद नहीं बने हैं, इन लोग के समझिए कि सबके वो पहले न बने हैं।
तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है मेरे दोस्त। आपका डी आंसर बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान देना है। औरंगजेब के बाद पूछ रहा है, तो औरंगजेब के बाद जो बने हैं वो बहादुर शाह प्रथम बैठे हैं, है ना। उसके बाद बने हैं आपका जहांदार शाह, जहांदार शाह। उसके बाद आता है फर्रुखसियार मोहम्मद शाह अहमद शाह, इन लोग बाद में हैं, पहले तो वही हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये आपका, कंफ्यूजेबल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ये नहीं था, है ना। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? देखिएगा चकाचौंध कर देगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। नहीं बने, ये ध्यान बहुत जरूरी है, नहीं बनने वाला। कौन साल नहीं बने? ऑप्शन देखिएगा 1886, 1893, 1906 और 1857। क्या गजब का आपका ऑप्शन दिया है, आपको तो सहला दिया है। देखिए तो हम लोग भी इसको सहला के निकल जाएंगे। जब ये कह रहा है कि कौन साल नहीं बने हैं, तो इसको पूछने के साथ साथ डायरेक्ट आंसर है। अब देखिएगा मेरे साथी, पूछा है कि कांग्रेस का, अब कांग्रेस का स्थापना ही हुआ है 1800 कितना में, बोलिए 1885 में। 1885 में इसका स्थापना हुआ है। ये ऑप्शन देखिए तो बाबू कहा लग लाया है, देखिए ध्यान से 1857 कह रहा है। अब 1857 में बातें नहीं है और कह रहा है कि कब नहीं बने हैं। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई एक ही आंसर होगा जी, ठीक है। तो अब यहाँ 1885 में शुरू हुआ है, आई 1857 ऑप्शन दिया हुआ है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर इसको मारिए। 1857 में जब कांग्रेस ही नहीं होगी तो वो अध्यक्ष कैसे बने होंगे? तो चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन यानी जो था उसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सब में वो बने हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन रहा ये, क्या कहता है मेरे साथी? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बड़ा इजी है लेकिन बहुत बिजी है। कैसे बिजी है? कहां के जेल से निकलकर भागने में सफल रहे थे? हजारीबाग, भागलपुर, रांची, बेउर। याद रखना है कि हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा याद रखेगा। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो ये भागे थे आपका हजारीबाग जेल से। चलिए अब जेल से भाग के जानते हैं कहां गए थे? ये नेपाल चले गए थे, वहीं से उन्होंने फिर आजाद दस्ता उन्होंने अपना संगठित किया था। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? बताइए। इन्हीं लियो टॉल्स्टॉय से हमारे देश के एक महान व्यक्ति प्रभावित थे भाई। महान व्यक्ति जो थे वो इन्हीं लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। उनको नाम जानते होंगे आप, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। अब ये पूछ लिया जाता है कि लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? फ्रांस, जर्मनी, रूस और इटली। तो मेरे दोस्त पता होना चाहिए कि ये रूस के रहने वाले थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका हुआ क्लियर और 40 रहा स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र गुटों ने, आपको पता होगा 2 गुटों में जब लड़ाई हुई थी, है ना, तो मित्र गुटों ने किस देश के साथ वर्साय की संधि, देखिएगा वर्साय की संधि बार बार पढ़े होंगे आप लोग, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और भारत। तो याद रखना किसके साथ में किया था वर्साय की संधि? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त जर्मनी के साथ। अब कमेंट बॉक्स में से आपको एक आंसर चाहूंगा कि आप बताइएगा कि बुल्गारिया की राजधानी कहां है? बुल्गारिया की राजधानी कहां है? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। ये क्या रहा भाई? तो क्वेश्चन है 41, आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ध्यान देना है, आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, मगर इसमें देखना है कि मंगल, अरुण, शनि और सूर्य। इसमें देखना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन होगा मेरे दोस्त? तो इसमें होगा आपका शनि। बिल्कुल सही जवाब ये है निम्न के हिसाब से। 41 नंबर क्वेश्चन हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप बने रहिए और आप जो हैं कॉम्पिटिटिव क्लब में बने रहिए। और आपका जो चल रहा है ये सीरीज, इसका नाम ही है संभव एक्सप्रेस। जितना संभव हो आप फास्ट काम करें। सबसे लंबी नदी देख लीजिएगा, क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी यूराल, वोल्गा, राइन, नील। क्या हो सकता है? इसमें नदी का नाम होगा, आंसर मेरा होगा वोल्गा। आप कहेंगे सर ये तो रूस में बहती है। रूस में नहीं बहती है, मतलब रूस से बहती हुई निकलती हुई यूरोप तक पहुंचती है। इसका उद्गम जो स्थल होगा उसी रूस का ये सारा
क्षेत्र इसका पड़ता है। रूस से निकल करके ये यूरोप तक जाती है, मगर यूरोप में इसकी लंबाई पूछ रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की जो लंबाई होगी सबसे अधिक होगी किसकी? वोल्गा नदी की। और इसकी पानी कहाँ गिरती है? आपको पता होना चाहिए, कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। चलिए 42 के बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 43 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? चलिए बिहार से है भैया, मुंगेर, औरंगाबाद, पटना, बांका। आप ये भी कमेंट में बताएंगे क्या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से यानी आउट ऑफ बिहार से हमारे ये वीडियो को आप लोग देखते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार के बाहर से आप देख रहे हैं? क्या आप अगर बिहार से नहीं हैं, क्या फिर भी आप ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं? तो आप अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपका नाम एक बार यहाँ जरूर जानना चाहूंगा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त वो है मुंगेर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हुआ और 44 नंबर का क्वेश्चन यानी 44 क्वेश्चन आपका ये रहा। देखेंगे, चूने का जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपघटन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे, ये कहलाएगा मेरे दोस्त ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ गया 45। क्या कहता भाई? तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये आ गया सूची 1 और सूची 2 करने वाले, मिलान करने वाले, मैच करने वाले। अब देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसका हम लोग सूचीबद्ध करेंगे। सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 की तरफ मैं पहले पढ़ देता हूं। बंबई प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय योजना। अब ये सभी योजना को लागू करने वाले इनके प्रणेता कौन थे? इनका नाम है जयप्रकाश नारायण, नारायण अग्रवाल, एम.एन. राय, जे.आर.डी. टाटा। ध्यान देना है कुछ अगर इसमें ये आपका ऑप्शन ए बी सी डी थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मैनेज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है ना। इधर देखते हैं तो डी नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे इजी आपको पता होना चाहिए, है ना। और सबसे इजी तो इसमें यह है बंबई प्लान। चलिए 2 को भी अगर याद होगा तो यहाँ आपको सटीक आंसर मिल जा सकता है ना। तो देखिएगा सर्वोदय योजना या बंबई प्लान, ये दो में से कौन सा आपको याद है? चलिए तो याद लगाइए, बंबई प्लान जो है वो है जे.आर.डी. टाटा, याद रखेंगे। और जन योजना जो देखेंगे, जन योजना ये होगा आपका एम.एन. राय का। गांधीवादी योजना जो होगा वो आप देखिएगा नारायण का होगा, अग्रवाल जी का। और सर्वोदय योजना जो होगा ये आपका जयप्रकाश नारायण का होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य होगा इधर से ए बी सी डी, इधर से हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1 है इसमें, 4 3 2 1, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 3 2 1। क्या बात है जी, पकड़ा गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल बी सही हुआ। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। चलिए 46 नंबर पे आईपीएल 2025, ये तो बच्चे के ओठ पे होगा भाई। ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी। कौन बिहार के ऐसे आदमी है जो नहीं जानते इनका नाम? ये हम सब लोग जानते होंगे। वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिसाब बने हैं? मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, लखनऊ जॉइंट। कुछ बच्चे तो क्रिकेट प्रेमी इसको आंसर दे दिए होंगे जी। चलिए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मेरे साथी, राजस्थान रॉयल्स। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 आपका ये रहा स्क्रीन पे। 47 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? देखिए कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता है भैया, अब वो भारतीय हैं। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं, भारतीय हैं। और पूछ रहा है सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं, इनका नाम है मेरे दोस्त कैलाश सत्यार्थी। चलिए तो कमेंट में बताएंगे कैलाश सत्यार्थी कब नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे। और इनके साथ
एक 10 वर्षीय बच्ची भी थी जिनको आप जानते होंगे, उनका नाम कमेंट करेंगे और वो किस देश से थे, है ना। इनका जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ और किनको मिला था याद रखना है, और कब मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। बताना आपको कि कब इनको पुरस्कार दिया गया था और इनके साथ में एक 10 वर्षीय बच्ची वो कहां की थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आप फटाफट लगाइए। संभव एक्सप्रेस में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? रणदीप हुड्डा, गीता शंभरवाल, आलोक शुक्ला, रतन टाटा। इतने लोग का नाम आ रहा है भाई, आप बताइए कि रणदीप हुड्डा, गीता शंभरवाल, आलोक शुक्ला या रतन टाटा। चलिए तो आपका आंसर है मेरे दोस्त आलोक शुक्ला जी का। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 49 कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। हाँ होता है, रक्त द्वारा भी होता है, फुफ्फुस द्वारा भी होता है, उत्तक द्वारा भी होता है, सब तो होता ही है। तो 1 2 3 क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 1 2 3 है, 1 2 3 हाँ, 20 का आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए मेरे साथी अब पहुंचते हैं आज का सीरीज का अपना ये 50 क्वेश्चन, और आप जहां तक जानते हैं कि 50 क्वेश्चन का जो है आंसर हम आपके लिए छोड़ते हैं, और आप बताएंगे। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे और पूछेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और आप बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक होगा। जो बताएंगे सही, देखता हूं कितने लोग इसका सही बताते हैं, कितने लोग गलत बताते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या क्या होता है? तो मैं ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस मैनोज, फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। यानी ए बी सी डी में 4 ऑप्शन है, और मैं अगले वीडियो में जब आऊंगा 50 क्वेश्चन के साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, और देखूंगा कितने लोग इसका सही आंसर और कितने लोग गलत देते हैं। तो चलिए इस 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, जो आप प्रत्येक दिन अगर आप देख रहे हो और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को विजिट किए हैं, तो आप अपना प्यारा सा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, एक बार अपने दोस्तों में इसको जरा शेयर जरूर कर देंगे, दबा के शेयर कर दीजिए। आपको इच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक बटन पर भी अपना हाथ दबा दीजिएगा। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, तो आज चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।